किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं। और बस एक बार उन्हें चलने का हौसला रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतज़ार किया करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल SD ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 26 जनवरी 2022 और पूरे भारत में दोस्तों आज 73वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। चलिए दोस्तों, अब अपने हम करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज 26 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमने वीडियो में एक जीके बूस्टर भी ऐड किया है, जो कि आपके करंट अफेयर्स के साथ जीके को भी बूस्ट करेगा दोस्तों, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तो दोस्तों, क्या है पहला महत्वपूर्ण प्रश्न? चलिए, ये रहा पहला दोस्तों प्रश्न। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाई जाती है? तो दोस्तों, हर साल भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, इसके हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके दिवस में दोस्तों? राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। अब दोस्तों, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस कौन से नंबर का है? तो यह 14वां राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 में मनाया जा रहा है। दोस्तों, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2008 में बालिका के अधिकारों, बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण के महत्व को रेखांकित करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है तो क्या है, आपको बताते हैं। लिंग भेद के कारण भारतीय समाज में लड़कियों के साथ आने वाली चुनौतियों को दूर करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह महत्वपूर्ण दिवस लड़कियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर बल देता है। वहीं दोस्तों, ये तो राष्ट्रीय बालिका दिवस था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरह की वीडियो आप देख पाएँ टाइम से टाइम पर। तो दूसरा है दोस्तों, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब इनके बारे में हम जानते हैं। इस क्वेश्चन का डिटेल से हम एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार प्रोफेसर विनोद शर्मा और संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। दोस्तों, प्रोफेसर विनोद शर्मा की बात करें तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के संस्थापक समन्वयक हैं, जिसे अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों, ये जो आपका 2021 में सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को संस्थागत श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें दोस्तों, तो राजेंद्र कुमार भंडारी को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में। आपको बताते हैं कि ये क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके बारे में आपको डिटेल से हम सभी जानकारी देते हैं। दोस्तों, इसकी घोषणा हुई थी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। ठीक है दोस्तों, और इस पुरस्कार में अगर किसी संस्थान को जब पुरस्कार दिया जाता है तो 51 लाख नगद और एक प्रमाण पत्र एक दिया जाता है। ठीक है, वहीं अगर व्यक्ति को दिया जाता है तो उसमें 5 लाख और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। दोस्तों, यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय सेना किस कंपनी से AT-4 नाम का एक एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन खरीदने का समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये स्वीडन का एक कंपनी है दोस्तों। चलिए इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को।
दोस्तों भारतीय सेना और स्वीडन की कंपनी सॉब, क्या नाम है इसका, साब से 84 नाम का एक एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन खरीदने जा रही है और यह दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी टैंक हथियार है दोस्तों, जिसे सैनिक किसी इमारत या बंकर में बैठकर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 84 mm बोर वाले इस लॉन्चर से दुश्मन के टैंकों को आसानी से तबाह किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों बात आई है सेनाओं से संबंधित, तो भारतीय सेना से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको बताते हैं। तो दोस्तों भारतीय सेना ने अपने आंतरिक संचार के लिए किस नाम से स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है, किस लिए आंतरिक संचार के लिए, तो इसका नाम दोस्तों असिग्मा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों ज़रूर। भारत पाकिस्तान युद्ध में, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ दोस्तों, तो इसमें दोस्तों युद्ध में 19 सितंबर को विजय के 50 वर्ष पूरे होने के जश्न पर भारतीय सेना ने किस शहर में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर में मनाया है। वहीं आगे बढ़ें दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय सेना के द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो कोलकाता में किया गया। वहीं भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया दोस्तों, तो ये 27 अक्टूबर 2021 में मनाया है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और चौथा प्रश्न है दोस्तों कि भी हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बारे में डिटेल से हम आपको बताते हैं कि हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोली गई है और इसमें सभी उन्नत उपकरण और सुविधाएं हैं दोस्तों। वहीं बैडमिंटन सेंटर को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से लॉन्च किया है। ये सेट अप स्टेट डी फ्रांस स्टेडियम, जो कि पेरिस फ्रांस में है, वहाँ होने वाले 2024 पैरालंपिक में भारत की पदक की संभावनाओं में सुधार करेगा, तो इसीलिए ये खोला गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारी भारतीय शटलर है पीवी सिंधु ने। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं दोस्तों। 23 जनवरी 2022 को भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु ने भारतीय हैं मालविका बंसोड़ को 21-13, 21-16 से हराकर 2017 के बाद अपना दूसरा सैयद मोदी खिताब जीता है। वहीं दोस्तों 2022 में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 18 से 23 जनवरी तक लखनऊ उत्तर प्रदेश में कहाँ, किस मैदान पर, बाबू बनारसी दास इंदौर स्टेडियम, जो कि कहाँ है, लखनऊ में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वहाँ आयोजित किया गया था। अब दोस्तों कुछ इसी श्रेणी के कुछ और विजेताओं की बात करें दोस्तों, तो इनमें है जैसे पुरुष एकल में कौन है दोस्तों, तो पुरुष एकल की बात करें तो एक क्या हुआ था दोस्तों, कोविड-19 फाइनल में नहीं हो पाया, फाइनल मैच कोविड-19 पाए जाने के कारण पुरुष एकल का फाइनल नहीं हुआ था। ठीक, उसके बाद पुरुष युगल की बात करें तो ये जो मलेशियाई हैं दोनों दोस्तों, वैन मैन वेई चोंग और टी काई वुन, मलेशियाई ने जीता इसको। वहीं महिला युगल की बात करें तो इन्होंने भी मलेशिया है, अन्ना चियोंग और तेओ मेई जिंग ने जीत हासिल की महिला युगल में। अब मिश्रित युगल की बात करें दोस्तों तो भारत के ईशान भटनागर और तनीषा कास्त्रो ने इसे जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर और छठवां क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत बन गया है। चलिए दोस्तों इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। हाल ही में भारत विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत ने अप्रैल-अक्टूबर 2020-21 के दौरान 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी और गार्किन के अर्थ होता है दोस्तों अचारी, जो खीरे होते हैं अचार वाले खीरे का निर्यात किया है। वहीं खीरे की खेती, प्रोसेसिंग और निर्यात की शुरुआत भारत में 1990 के दशक में कर्नाटक में छोटे स्तर पर हुई थी। बाद में दोस्तों क्या हुआ कि पड़ोसी जो राज्य तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, वहाँ से खीरे की प्रोसेसिंग का निर्यात किए जाने लगा। अगर हम बात करें विश्व का खीरे का आवश्यकता का लगभग 15% उत्पादन भारत में होता है। वहीं दोस्तों
कृषि और खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APDEA ने बुनियादी ढांचे के विकास और संसाधित खीरे की गुणवत्ता बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद को बढ़ावा देने और प्रसंस्करण इकाइयों में खाद्य सुरक्षा प्रबंध प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए कई पहल भी की हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बात आई है कृषि और खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APDEA। तो क्या है ये दोस्तों, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों ये संसद के एक अधिनियम तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्थापित एक प्राधिकरण है। इसे निर्यात और अनुसूचित उत्पादों जैसे फल, सब्जियां, मांस उत्पाद है, डेयरी उत्पाद है, मादक और गैर मादक आदि पर उसके विकास की जिम्मेदारी के साथ आज्ञापित किया गया है। वहीं APDA की बात करें दोस्तों, चीनी के आयात की निगरानी की जिम्मेदारी भी इसे अब दे दी गई है। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण रहा आज का। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि हम जीके बूस्टर लेके आए हैं, और हम आज जीके बूस्टर में क्या लाए हैं दोस्तों, आज भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं दोस्तों, सभी हम आपके एक नंबर यहाँ से अगर बंदरगाह से कोई आने वाला होगा तो एक नंबर मिस नहीं होगा दोस्तों। हम आज सभी इसको क्लियर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताते हैं सभी डिटेल से। दोस्तों पहला क्या है, कलकत्ता बंदरगाह। कलकत्ता बंदरगाह दोस्तों डायमंड हार्बर इसका नाम है दोस्तों। नदी बंदरगाह कौन सा है, हुगली नदी पर स्थित है, और इससे दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए आयात निर्यात होता है दोस्तों। ठीक है। दूसरा क्या है, हल्दिया बंदरगाह। यहाँ कलकत्ता बंदरगाह के दक्षिण में हुगली नदी पर कलकत्ता के भार को कम करने के लिए बनाया गया है, और यहाँ तेल शोधन कारखाना भी स्थित है दोस्तों, हल्दिया में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है दोस्तों, पाराद्वीप जो प्रदीप बंदरगाह है, ये उड़ीसा, इससे लौह अयस्क व कोयला का निर्यात होगा दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें चौथा नंबर विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम दोस्तों आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है ये। कच्चा तेल व पेट्रोलियम उत्पादन हेतु भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। पाँचवें की बात करें दोस्तों, तो पाँचवा कौन सा है, पाँचवा है दोस्तों आपका चेन्नई। चेन्नई की बात करें तो तमिलनाडु में स्थित है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह है, और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम मतलब क्या होता है दोस्तों, मानव द्वारा निर्मित किया गया, और उर्वरक, खनिज, लौह, पेट्रोलियम उत्पादन व्यापार हेतु बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। छठवां की बात करें दोस्तों, तो छठवां है तुतिकोरिन। तुतिकोरिन दोस्तों थिरुवियोचिंदबनाथ इसका भी नाम है, तमिलनाडु के दक्षिण तट पर स्थित है, और ये पूर्वी तट पर। ठीक है। तो तुतिकोरिन हो गया। कोचीन बंदरगाह है दोस्तों, ये कहाँ है, ये केरल में स्थित है, और प्राकृतिक बंदरगाह है। ये चाय, कॉफ़ी, मसाला आदि के निर्यात के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहीं आठवां दोस्तों कौन सा है, आठवां है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर दोस्तों कर्नाटक में है, ये लौह अयस्क का आयात निर्यात करता है, और कुद्रुमुख की खान से लोहा इसी बंदरगाह से निर्यात होता है। फिर अगला है दोस्तों नौवां मार्मा गोवा। मार्मा गोवा की बात करें दोस्तों तो ये गोवा में स्थित है। ठीक है। 10वां कहाँ पर है दोस्तों, नावा शोबा। ये कहाँ, महाराष्ट्र में है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भी इसका नाम है, और शुष्क सामग्री के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है, नई तकनीकी हेतु प्रसिद्ध, मुंबई का भार कम करने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोस्तों बंदरगाह। अब अगला है दोस्तों मुंबई द्वीप। तो ये दोस्तों पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, और सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह भी है दोस्तों मुंबई का, और भारत का 20% जो व्यापार यहीं से होता है, पेट्रोल व शुष्क निर्मित सामग्री होती है दोस्तों। 12वां है दोस्तों कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह की बात करें तो ज्वारीय बंदरगाह है और प्राकृतिक बंदरगाह है, और यहाँ कच्चा तेल, पेट्रोल, खाद्य तेल, नमक आदि का आयात निर्यात किया जाता है यहाँ से। और अगला है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर की बात करें दोस्तों तो ये अंडमान निकोबार में है, और ये 2010 में 13वें बंदरगाह के रूप में मान्यता इसे मिली है। ठीक है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण बंदरगाह थे दोस्तों, इन्हें आप ज़रूर एक बार ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं हम दोस्तों आज के सभी प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको भूले ना दोस्तों। तो पहला है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो ये दिया गया दोस्तों प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को दिया गया है। तीसरा कौन सा है, भारतीय सेना किस कंपनी से 84 नाम का एक एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन खरीदने का समझौता किया है, तो ये स्वीडन की सॉब कंपनी है दोस्तों। ठीक है ना।
चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों कि अभी हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित हुई, तो ये पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई है। पांचवा क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से किस खिलाड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है, तो शटलर है, भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने जीत लिया है और ये 2017 के बाद दूसरी बार इन्होंने जीता है। छठवां कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, तो ये भारत बन गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों एक बार हम सभी कल के प्रश्नों का भी रिवाइज कर लेते हैं। तो कल का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है, तो प्राजक्ता कोली बनी है दोस्तों। वहीं दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई है, तो पाकिस्तान की। तीसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद में दोस्तों। ठीक है ना, 216 फुट की है ये प्रतिमा। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कोयला दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया, तो अनिल कुमार ने। वहीं पांचवा क्या है, हाल ही में कौन अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है, तो जारा रदरफोर्ड। ठीक है, कोक बोरोक किस दिवस जो है दोस्तों, तो किस राज्य में मनाया गया है, तो त्रिपुरा में। ठीक, तो ये दोस्तों आज महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे इसी तरह वीडियो आप टाइम से टाइम पर देख पाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।